हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। सो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिविल सर्विस मेंस 2018 का जो पेपर GS2 है उसके बारे में। ये पार्ट 1 है। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी। माय नेम इज सौरभ पांडे। यूपीएससी से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरा फेसबुक पेज विजिट कर सकते हैं। माई ID सौरभ पांडे 009। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, हाउ इज द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूटेड? व्हाट डू यू नो अबाउट द टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ रिसेंटली कंस्टिट्यूटेड फाइनेंस कमीशन? इसको आपको डिस्कस करना है और ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये पहला जो पार्ट है ये अगेन लक्ष्मीकांत में दे ही रखा है कि किस तरीके से फाइनेंस कमीशन को कंस्टिट्यूट करते हैं, तो वहां से आप लिख सकते हैं। वहां से अगर किसी ने पढ़ा है तो इजिली इस पार्ट को अटेम्प्ट कर सकता है। वहीं अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें तो अगेन जो फाइनेंस कमीशन की वेबसाइट है उसमें जो रेफरेंसेस हैं, जो 15 फाइनेंस कमीशन को दिए गए हैं जो रेफरेंसेस वो मेंशन है, तो वहां से अगर किसी ने पढ़ा है तभी जो है वो अटेम्प्ट कर सकता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो फाइनेंस कमीशन की अगर हम बात करें तो फाइनेंस कमीशन इज कंस्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेनली टू गिव इट्स रिकमेंडेशंस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट एंड अमंग्स्ट द स्टेट्स देमसेल्फ। तो आर्टिकल 280 के तहत हम फाइनेंस कमीशन का गठन करते हैं और जो मेजर वर्क होता है फाइनेंस कमीशन का वो ये है कि रिकमेंड करना कि क्या सेट ऑफ प्रिंसिपल्स फॉलो करना है ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यूज बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स एंड जो दूसरे स्टेट्स हैं, आपस में जो दूसरे स्टेट्स हैं उनके बीच। दो डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं ऑफ कमीशंस वर्क इन्वॉल्व रिड्रेसिंग द वर्टिकल इम्बैलेंस। यहां वर्टिकल इम्बैलेंस का क्या मतलब हुआ कि जैसे स्टेट्स हैं, है ना, स्टेट्स और सेंटर, तो मेजर ऐसे रिसोर्सेस जहां से रेवेन्यू ज्यादा जनरेट होती हैं वो कहां पे है, किसके पास है? मेनली सेंटर के पास है। स्टेट के पास कम है, इसलिए सेंटर के पास जो रेवेन्यू जनरेशन है वो ज्यादा है। ठीक है, तो ये जो इम्बैलेंस होता है टैक्स कलेक्शन का उसको हम कह सकते हैं वर्टिकल इम्बैलेंस। तो इस वर्टिकल इम्बैलेंस को एड्रेस करने के लिए फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन देती है। ऑल्दो हम ये जरूर कह सकते हैं कि जीएसटी के आने के बाद से काफी कुछ चेंज हुआ है, लेकिन फिर भी सेंटर के पास ज्यादा सोर्स है, ज्यादा पूल है जो कि ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। तो इस वर्टिकल इम्बैलेंस को खत्म करने के लिए या एड्रेस करने के लिए फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस जरूरी होती हैं। साथ में जो स्टेट्स के बीच में जो इम्बैलेंसेस हैं, यहाँ पे हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंसेस। ठीक है, जैसे सेंटर स्टेट के केस में हम वर्टिकल बोल रहे हैं, यहाँ पे हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंसेस। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इम्बैलेंस को एड्रेस करने के लिए हम फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन है उसको देखते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि फाइनेंस कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये इन इम्बैलेंस को एड्रेस या फिर रिड्रेस करे। अगर हम 15 फाइनेंस कमीशन की बात करें तो इसके चेयरमैन कौन है? कंपोजिशन में जैसे चेयरमैन मेंबर्स होते हैं, फिर सेक्रेटरी है तो चेयरमैन श्री NK सिंह। मेंबर कौन है? श्री शक्तिकांत दास। फिर अगेन दूसरे मेंबर हैं डॉक्टर अनूप सिंह, जो दूसरे मेंबर है डॉक्टर अशोक लहरी, और फिर दूसरे मेंबर है डॉक्टर रमेश चंद, और सेक्रेटरी है डॉक्टर श्री अरविंद मेहता। तो ये कंपोजिशन है जो आपको अगर इन जनरल अगर चेयरमैन ही आपको याद है तो चेयरमैन ही क्या नाम आप लिख सकते हैं। जो ये 15 फाइनेंस कमीशन है उसको टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या दिया गया है? अगेन इजी है, डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स ऑफ द नेट प्रोसीड ऑफ टैक्स विच आर टू बी और मे बी डिवाइडेड बिटवीन देम, है ना। टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन यूनियन और स्टेट्स के बीच में। नेक्स्ट क्या है? प्रिंसिपल विच शुड गवर्न द ग्रांट्स इन एड ऑफ द रेवेन्यूज ऑफ द स्टेट आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो ग्रांट इन एड जो स्टेट्स को प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट है द सम्स टू बी पेड टू द स्टेट बाय वे ऑफ ग्रांट्स इन एड ऑफ देयर रेवेन्यू अंडर आर्टिकल 275। तो 275 के तहत जो ग्रांट इन एड प्रोवाइड की जाएगी उसके बारे में क्या प्रिंसिपल फॉलो करना है, उससे रिलेटेड रिकमेंडेशंस। नेक्स्ट जो है वो क्या है? मेजर्स नीड टू ऑगमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ अ स्टेट टू सप्लीमेंट द रिसोर्सेज ऑफ द पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज इन द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन मेड बाय द फाइनेंस कमीशन
एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। तो यहाँ जो ध्यान रखना ये है कि थर्ड में ये कह रहे हैं कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट है उसको कैसे इंक्रीज किया जाए, क्योंकि अगर जितने फाइनेंशियल रिसोर्सेस होंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में उतना बेनिफिशियल होगा पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के लिए, क्योंकि उतने रिसोर्सेस अवेलेबल होंगे, फाइनेंशियल रिसोर्सेस अवेलेबल कराए जा सकते हैं स्टेट्स के द्वारा टू पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज, और इससे क्या है कि इनका एम्पावरमेंट भी होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है कमीशन सेल रिव्यू द करेंट स्टेटस ऑफ फाइनेंस डेफिसिट, डेट लेवल, कैश बैलेंसेस एंड फिस्कल डिसिप्लिन एफर्ट्स ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स एंड रिकमेंड अ फिस्कल कंसोलिडेटेड रोड मैप फॉर साउंड फिस्कल मैनेजमेंट टेकिंग इनटू अकाउंट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। यहां पे जो मतलब हुआ कि जो ये कमीशन है उसको ये भी रिकमेंड करना है कि जो करेंट स्टेटस जो फाइनेंस या फिस्कल डेफिसिट है, या डेट लेवल है, या कैश इंबैलेंस है, या जो फिस्कल डिसिप्लिन है, जो FRBM एक्ट है उसके तहत जो फिस्कल डिसिप्लिन है उसके बारे में अगर हम कहें, लेकिन जब ये रिकमेंडेशन दिए जाएंगे तो या जब ये रिव्यू किए जाएंगे इन सारे एस्पेक्ट का जब रिव्यू किया जाएगा तो ध्यान क्या रखना है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स की, तो उसको ध्यान में रख के जो है रिव्यू करना है। नेक्स्ट है व्हाइल मेकिंग इट्स रिकमेंडेशन द कमीशन शेल हैव रिगार्ड among other consideration too। क्या क्या है ये? The resources of the central government and the state government for the 5 years commencing on 1st April 2020 on the basis of levels of tax and non-tax revenue likely to be reached by 2024-25 है ना। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज जनरेट होंगे कैसे, बोथ बाय टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू है ना, उसको भी ध्यान रखना है। इन 5 साल के लिए कंसिडरेशन रहेगी 1 अप्रैल 2020 से लेके 2024-25 तक के लिए। साथ में जो टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू जो जनरेट होंगे तो जो कमीशन है वो भी ध्यान रखेगी क्या, पोटेंशियल फिस्कल कैपेसिटी, जो कि कितना जो रेवेन्यू है ये सारी चीजें जनरेट हो सकती हैं बोथ बाय टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो ये सारी चीजें कंसीडर करनी है। नेक्स्ट क्या है, डिमांड ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट पर्टिकुलरली ऑन अकाउंट ऑफ डिफेंस, इंटरनल सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज, क्लाइमेट चेंज, कमिटमेंट्स टुवर्ड्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर एंड अदर कमिटेड एक्सपेंडिचर्स एंड लायबिलिटी। तो यहाँ मेनली जो एक्सपेंडिचर से रिलेटेड एस्पेक्ट है उससे रिलेटेड भी कंसिडरेशन रखना है कि जब हम बात करते हैं फिस्कल डिसिप्लिन की अगर हम बात करते हैं या फिस्कल डेफिसिट की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे कंसिडरेशन भी लेने की जरूरत है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं स्टेट गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की है ना, जैसे डिफेंस से रिलेटेड, इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड या दूसरे जो कमिटेड एक्सपेंडिचर्स हैं तो उनको भी कंसिडरेशन में लेना है। नेक्स्ट क्या है, डिमांड ऑन द रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट पर्टिकुलरली ऑन अकाउंट ऑफ फाइनेंसिंग सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये भी सारी ध्यान देने की बात है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की भी काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए जब फिस्कल डिसिप्लिन या फिस्कल डेफिसिट या एस्पेक्ट रखे जाते हैं फाइनेंस कमीशन के द्वारा तो ये एस्पेक्ट भी ध्यान रखना है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके जो रेवेन्यूज हैं उसको सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी यूज करना है, क्रिटिकल इंपॉर्टेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के लिए यूज करना है। तो इस बेसिस को ध्यान रख के मतलब इनको कंसीडर करके ही जो एस्पेक्ट है रिलेटिंग टू फिस्कल डिसिप्लिन या फिस्कल डेफिसिट या दूसरे एस्पेक्ट है कैश बैलेंस और ये एस्पेक्ट है तभी सामने रखे जाएं। इसके अलावा क्या है, कमीशन में कंसीडर proposing a measurable performance based incentives for states at the appropriate level of government in the following areas। जैसे पहला है effort made by the state in expansion and deepening of tax net under GST। तो अगर जिसने जितना एफर्ट किया है उस बेसिस में जो परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स हैं स्टेट्स को वो मिलेंगे। तो उसमें एक कंसिडरेशन है कि जिसने जीएसटी को अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट किया है या टैक्स नेट जो है उसको एक्सपेंड किया है तो उसको मिलेगा परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव। नेक्स्ट है एफर्ट्स एंड प्रोग्रेस मेड इन मूविंग टुवर्ड्स रिप्लेसमेंट रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है ना, पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने की बात है यहाँ पे तो उसको भी इंसेंटिव मिलेंगे। नेक्स्ट है अचीवमेंट इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ फ्लैगशिप स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिजास्टर रिलीज इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर। तो ये सारे एरियाज में जो स्टेट्स काम करेंगे उनको भी परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। इसके अलावा जो ध्यान रखना है वो ये है
हैं कमीशन सेल यूज द पॉपुलेशन डेटा ऑफ 2011 व्हाइल मेकिंग इट्स रिकमेंडेशन, तो 2011 का डेटा यूज किया जाएगा। द कमीशन में रिव्यू द प्रेजेंट अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंसिंग डिजास्टर मैनेजमेंट इनिशिएटिव with reference to the funds constituted under Disaster Management Act 2005, है ना। तो डिजास्टर से रिलेटेड जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है ना, उसको कि डिजास्टर को कैसे मैनेज करना है, तो उससे रिलेटेड भी कमीशन जो है रिकमेंड करेगा कि किस तरीके से जो फंड है वो जनरेट किया जा सकता है या फंड है वो यूटिलाइज किया जा सकता है ना, जिससे कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट इनिशिएटिव है उनको फाइनेंस किया जाए। नेक्स्ट है कि द कमीशन सेल इंडिकेट द बेसिस ऑन विच इट हैज अराइव्ड एट इट्स फाइंडिंग एंड मेक अवेलेबल द स्टेट वाइज एस्टिमेट्स ऑफ रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर, है ना। स्टेट वाइज जो कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, इससे रिलेटेड जो डेटा है वो भी सामने रखे। कमीशन सेल मेक इट्स रिपोर्ट अवेलेबल बाय 30 अक्टूबर 2019, है ना। तो ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि कब तक रिपोर्ट सबमिट करनी है, 30 अक्टूबर 2015, कवरिंग अ पीरियड ऑफ 5 years कमेंसिंग 1 अप्रैल 2020, है ना। तो वो कब के लिए अप्लाई होगा, जो नेक्स्ट जो 5 years है 1 अप्रैल 2020 से लेके 2024-25 तक ये रिकमेंडेशन अप्लाई किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द लाइट ऑफ रिसेंट कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, व्हाट आर द चैलेंजेस बिफोर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू इंश्योर ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ इलेक्शन इन इंडिया। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए फोकस हमें यहाँ रखना है चैलेंजेस बिफोर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू इंश्योर द ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ इलेक्शन इन इंडिया, है ना। ये नहीं कि हम कंट्रोवर्सी में ज़्यादा लिखना स्टार्ट कर दें, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उसको मेंशन करना स्टार्ट कर दें। कुछ जो चीजें हैं 1-2 लाइन में मेंशन किए जा सकते हैं कि जैसे ईवीएम कंट्रोवर्सी मींस देयर हैज बीन केसेस ऑफ ईवीएम शोइंग इनकरेक्ट डेटा, मीनिंग देयर आर चांसेस ऑफ हैक और फिडलिंग विद द मशीन, है ना। तो ये कुछ ऐसे हैं, ऐसे ये कहा जा सकता है कि ऐसे कुछ केसेस सामने आए हैं, इसलिए ये कंट्रोवर्सी है। बेसिक चैलेंजेस जो हैं इलेक्शन कमीशन के सामने वो ये है कि पहले ये चीज इंश्योर करना कि 1 person 1 वोट, एक आदमी एक वोट करे, 18 साल से ज्यादा जो भी है वो एक वोट ही कर सके। नेक्स्ट है अ वोट कास्ट इज अ वोट काउंटेड, है ना। एक वोट जो है एक पर्सन एक वोट करेगा तो एक ही काउंट हो, है ना। नेक्स्ट है वोटर मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनलॉफुल इन्फ्लुएंसेस अपॉन देयर डिसीजन। अब वोटर्स को भी ज्यादा इन्फ्लुएंस ना किया जाए बाय यूज ऑफ सोशल मीडिया या कोई एजेंडा रन करके वोटर्स को इन्फ्लुएंस ना किया जाए। तो ये 3 मेजर चैलेंजेस हैं जो इलेक्शन कमीशन के सामने, जिससे कि जो इलेक्शन है वो फेयर हो सके और जो इलेक्शन है उसका ट्रस्टवर्दीनेस मेंटेन रहे। तो पहले गोल को इंश्योर करने के लिए क्या ध्यान रखना है कि एवरी पर्सन विद द राइट टू वोट विल बी अलाउड टू वोट एंड एट द सेम टाइम विल कास्ट ओनली 1 वोट। तो ये इंश्योर करना है। देयर आर मेनी वेज टू अकम्प्लिश दिस। कैसे? वोटर रजिस्ट्रेशन, ये तो किया ही जाता है। सम फॉर्म ऑफ कंट्रोल ऑफ वोटर टर्नआउट लाइक कलेक्टिंग वन सिग्नेचर व्हेन कास्टिंग अ बैलेट, प्रॉपर सिग्नेचर कलेक्ट करना, है ना। वीवीपैट का भी एक ऑप्शन है हमारे पास, जिससे कि अगर जितने वोट पड़े हैं उतने ही काउंट हो, तो इस टेक्नोलॉजी का यूज करके या इस ऑप्शन को यूज करके वो किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन प्रयास भी कर रहा है इसके लिए। सेकेंड इनिशिएटिव जो है लिस्टेड रिफर्स टू द गोल ऑफ प्रॉपरली काउंटिंग ऑल द वैलिड बैलेट्स कास्ट ड्यूरिंग द इलेक्शन। यहाँ पे जैसे हम ईवीएम यूज करते हैं तो यहाँ पे काउंटिंग का इतना बड़ा इशू नहीं आता है, लेकिन फिर भी कि अगर ईवीएम माल फंक्शन ना हो जाए या कोई ऐसा इशू राइज ना हो जाए तो उसके लिए भी ध्यान रखना कि जितने वोट पड़े हैं उतने ही काउंट हो, है ना। इसलिए क्या है कि इंटरफेयरिंग विद द वोटिंग मशीन, है ना, बाय यूज ऑफ सर्टेन टेक्नोलॉजी, तो उसको अवॉइड करना ये एक बड़ा चैलेंज है। फ्रॉड्स है इन द टेबुलेशन ऑफ रिजल्ट्स एंड अदर, जब जैसे पूरा रिजल्ट आ गया है तो जो टेबुलेशन किया जाएगा तो उसमें कोई फ्रॉड ना हो। तो ये सारे चैलेंजेस हैं जो इलेक्शन कमीशन के सामने। थर्ड गोल इज बाय फार द मोस्ट डिफिकल्ट, है ना, कि किस तरीके से रोका जाए कि जो वोटर्स हैं वो इन्फ्लुएंस ना हो। तो पेड न्यूज़ और सारे चीज़ों को रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए ये भी जरूरी है कि जो पॉलिटिकल कैंपेन होती है और उस पॉलिटिकल कैंपेन में कई सारे ऐसे प्रॉमिसेस किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, है ना, कि जैसे हमें वोट देंगे तो आपको लैपटॉप मिलेगा, हमें साइकिल दी जाएगी,
जाएगी, कई जगह तक कुकर मिलेगा, ऐसे कई सारे ऐसे फ्रीबीज जो हैं वो प्रोमिसेस किए जाती हैं, और इससे क्या है कि जो वोटर है वो भी इन्फ्लुएंस होता है। तो इससे क्या है कि जो हमारी बेसिस है डेमोक्रेसी का वो भी अफेक्ट होता है। तो ऐसी चीज़ों को भी ध्यान रखना कि ऐसा ना हो, और एक इलेक्शन कमीशन इसको कैसे रेगुलेट करे ये भी एक बड़ा चैलेंज है इलेक्शन कमीशन के सामने। इसके अलावा आप कुछ वे फॉरवर्ड्स दे सकते हैं कई केसेस के, जो सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कुछ जो जजमेंट है उनको आप लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है इसलिए जो पूछा गया है उसी को हम लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Appropriate local community level healthcare intervention is a prerequisite to achieve health for all in India। यहाँ health for all को हम ये भी कह सकते हैं यूनिवर्सल कवरेज ऑफ जो हेल्थ है, कि सबके पास जो है हेल्थ की एक्सेसिबिलिटी हो, हेल्थ से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हर इंसान जो है वो एक्सेस कर सके, हमारे कंट्री का हर एक सिटीजन उसको एक्सेस कर सके, इररेस्पेक्टिव उसका सोशियो या इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है ना। अगर कोई जयपुर में रह रहा है, कोई दिल्ली में रह रहा है, कोई चंडीगढ़ में रह रहा है, कोई लुधियाना में रह रहा है, तो वहां के जो लोग हैं वही सिर्फ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे हॉस्पिटल्स या हेल्थ केयर सेंटर्स को एक्सेस कर सकें, तो ये सही नहीं है ना। हमें क्या ध्यान देना है, हमें ये ध्यान देना है कि वो लोग तो करें ही, साथ में अगर जो विलेजेस में जो लोग रह रहे हैं, जो रूरल एरियाज में जो रह रहे हैं लोग, अंडमान निकोबार जैसी जगहों में जो लोग रह रहे हैं, वो भी जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एक्सेस कर सके। यही है हेल्थ फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल, या फिर हम कहें यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। तो अगर हम कहें तो द क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि अगेन ये प्रोवाइड करता है कि 2030 तक जो कुछ जो गोल्स हैं, 17 गोल्स हैं और 169 जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करना है बाय 2030। तो उसके तहत हेल्थ फॉर ऑल भी एक गोल है जो कि WHO प्रयास कर रहा है इंप्लीमेंट करने का। ठीक है, तो बहुत सारे एफर्ट इंडिया में भी लिए गए। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जिसके तहत जो हेल्थ से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल एरिया में प्रमोट किया जाए। सिमिलरली नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन भी लॉन्च किया गया है। तो या फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, या ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं जिससे कि हेल्थ की एक्सेसिबिलिटी बढ़े, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की एक्सेसिबिलिटी बढ़े। हेल्थ फॉर ऑल मस्ट बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर एफर्ट टू अचीव ऑल द एसडीजीज। जैसे कि दूसरे जो कंट्रीज हैं जिन्होंने रेटिफाई किया इन गोल्स को, इंडिया ने भी रेटिफाई किया इन गोल्स को, तो दूसरे जो गोल है, क्योंकि 17 गोल्स हैं तो 16 जो गोल्स है अगर उनको पाना है तो हेल्थ फॉर ऑल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर जो लोग हैं अगर वो हेल्दी हैं, उनकी फैमिली हेल्दी है, कम्युनिटी हेल्दी है, तो सारी जो कंट्रीज हैं वो बेनिफिट होंगी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच रखा जाए जिससे कि जो हेल्थ है उसकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ सके। अगर हम बात करें डेटा की तो अबाउट 400 मिलियन पीपल, 1 आउट ऑफ एवरी 17 ऑफ वर्ल्ड सिटीजन लैक एक्सेस टू एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि हाईलाइट कर रहा है कि इंडिया में एम्फसाइज किया जाए हेल्थ फॉर ऑल। दूसरा अगर हम डेटा देखें तो एट 60% इंडिया आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर फॉर हेल्थ इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। और इससे क्या पॉवर्टी भी होती है ना, कि हेल्थ का एक्सपेंडिचर इतना ज़्यादा या हेल्थ से रिलेटेड इतना कॉस्ट हो गया है कि कोई गरीब है उसके पास जो भी जमा पूंजी है, सेविंग है, उसको हेल्थ से रिलेटेड अगर किसी को डिजीज़ हो गया, कोई डिजीज़ हो गया, उसी में सारा खर्चा हो गया और वो फिर गरीबी के हम कहें कि गरीबी जो है वो फेस कर सकता है। टू सस्टेन इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया विल need to have a healthy population and address health inequities. In this context, a universal health coverage can be the driver and benefit the entire population. तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है अगर इंडिया को अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन करना है। डिस्पाइट रिमार्केबल अचीवमेंट सच एज पोलियो इरेडिकेशन या मैटरनल या नियोनेटल टिटनेस एलिमिनेशन, ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिससे कि ये जैसे पोलियो इरेडिकेशन ये या फिर ये जो कुछ बीमारियां हैं ये खत्म हुई हैं। जो गवर्नमेंट्स ने स्टेप्स लिया है तभी ये सारी बीमारियां खत्म हुई हैं। इसी तरीके से हेल्थ फॉर ऑल के लिए भी प्रयास करने की जरूरत है ही, क्योंकि अब क्या है कि जो दूसरी तरीके की बीमारियां भी फैल रही हैं, जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो बीमारियां हैं जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज, जो हार्ट की डिजीज है, लंग्स की डिजीज, अलग अलग जो डिजीजेस हैं वो स्प्रेड हो रही हैं। जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं वो ज़्यादा स्प्रेड हो रही हैं आज के टाइम पे। इसलिए जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इंप्रूव करने की जरूरत है। नेक्स्ट ये है कि जो एनवायरमेंटल इशू से रिलेटेड भी कई सारे, जैसे एयर पोल्यूशन की वजह से डिजीजेस फैल रही हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये सारे पॉइंट अगर हम देखें तो यहाँ पे कई सारे जो स्टेप्स हैं वो लिए जाने चाहिए
लेकिन कम्युनिटी बेस्ड जो इंटरवेंशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की तो जरूरत है ही, लेकिन एनजीओज हैं, थिंक टैंक्स है, प्राइवेट सेक्टर है ना, और दूसरे भी जो स्टेक होल्डर्स हैं सोसाइटी में या कम्युनिटी के, उनको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, जिससे कि जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंप्रूव किया जा सके। बिल्डिंग अ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज विजन फॉर द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट एंड होलिस्टिक पार्टिसिपेशन विल बी अ स्ट्रॉन्ग bedrock in the country's future। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जिससे कि आप कंक्लूड कर सकते हैं। अगर हम इंटरवेंशन की बात करें तो यहाँ पे 4 कैटेगरीज हैं जो इंटरवेंशन हो सकती है। कम्युनिटी एज अ सेटिंग, कम्युनिटी एज अ टारगेट, कम्युनिटी को टारगेट करना, कम्युनिटी एज अ एजेंट जिसके थ्रू ये जो स्कीम है उसको लॉन्च करना, और कम्युनिटी एज अ रिसोर्स, है ना। कम्युनिटी एक बहुत बड़ा रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स हो या दूसरे अलग तरीके के जो रिसोर्स है एज उस कैटेगरी में वर्क कर सकती है। और उसको ध्यान रखते हुए हम ये जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज या हेल्थ फॉर ऑल जो ये जो एस्पेक्ट है, ये जो गोल है, इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेदर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जुलाई 2018 में जो जजमेंट आया था कैन सेटल द पॉलिटिकल टसल बिटवीन लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। तो हमने कई बार न्यूज़ में भी ये सुना है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो दिल्ली के हैं और जो चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, उनके बीच काफ़ी टसल होता है पावर से रिलेटेड, जुरिडिक्शन से रिलेटेड। तो जुलाई 2018 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है। अब प्रश्न ये है कि क्या वो जजमेंट इन जो ये अथॉरिटीज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ हैं, इनके बीच का जो डिस्प्यूट है उसको सेटल करने में हेल्प कर सकता है, उससे क्या जो गवर्नेंस है वो इंप्रूव हो सकता है कि नहीं। अगेन ये बहुत जरूरी है कि हम ये जानें कि वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है, उसके जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो हमें पता होना चाहिए, तभी हम आंसर लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी अपने मन में जो आ रहा है उसको है ना उस हिसाब से लिखते हैं। प्रॉपरली जो जजमेंट में जो लैंग्वेज है वो हमें पता होना चाहिए, तभी हम आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विद द इंसर्शन ऑफ आर्टिकल 239AA by virtue of 69th amendment, Parliament emphasized a representative form of government for National Capital Territory of Delhi। तो अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो एक है पुडुचेरी और दूसरी दिल्ली। ये दो ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पे खुद की लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं। अब लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, इसका मतलब ये है कि इन जो यूनियन टेरिटरीज है यहाँ पे इलेक्शन होगा, यहाँ के जो लोग हैं वो जो एमएलएज हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, उनको इलेक्ट करेंगे, और ये जो एमएलएज हैं वो पार्ट बनेंगे इन यूनियन टेरिटरीज के लेजिस्लेटिव असेंबली के, और फिर उनका काम होगा लॉ मेकिंग का। अब लॉ मेकिंग वो किस में कर सकते हैं? स्टेट लिस्ट में। स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट मेंशन्ड है उससे रिलेटेड ये लॉज बना सकते हैं, साथ में जो कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट मेंशन्ड है उससे रिलेटेड भी लॉ बना सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये यूनियन टेरिटरीज हैं इसलिए सेंटर का इंटरफेरेंस ज्यादा होता है इसमें। जैसे अगर हम स्टेट इन जनरल बात करें, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, ये अलग अलग स्टेट्स हैं, तो इनका स्टेटस अलग है। वहीं हम जब दिल्ली या पुडुचेरी की बात करें तो इनका स्टेटस अलग है क्योंकि ये एक यूनियन टेरिटरी है। तो कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो एक्सक्लूडेड है, जिन पर जो जैसे दिल्ली के केस में जो लॉ नहीं बन सकता है। फॉर एग्जांपल पब्लिक ऑर्डर है, जो पुलिस है और उसके बाद लैंड है, ये 3 ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट लॉ नहीं बना सकती। लेकिन इनके अलावा जो भी सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में मेंशन है उन पर लॉ बना सकती है। अब इसी से रिलेटेड लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है दिल्ली के और जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है उनके बीच जुरिडिक्शन से रिलेटेड कई सारे टसल होते हैं। अब जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसके बेसिक क्या पॉइंट्स हैं? जजमेंट में ये कहा गया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली हैड टू एक्ट एज पर द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट एक्सेप्ट इन मैटर्स ऑफ लैंड, पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर। इन 3 सब्जेक्ट को छोड़ दें तो बाकी सारे सब्जेक्ट में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली के उनको वर्क करना चाहिए एज पर एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो यहाँ जुरिडिक्शन जो एस्पेक्ट है वो डिफाइंड हो गया है, तो यहां से क्या है, टसल जो है वो काफी रिड्यूस होगा। कोर्ट ने फर्दर क्या कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कैन नॉट इंटरफेयर इन ईच एंड एवरी डिसीजन ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट। हर डिसीजन में इंटरफेयर नहीं करना है उनको। ये भी कोर्ट ने कहा कि जो दिल्ली है, दिल्ली स्टेट नहीं है ना, वो एक यूनियन टेरिटरी है, तो उसके पास एक स्पेशल स्टेटस है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। कोर्ट ने फर्दर कहा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैबिनेट। इसका मतलब जो कैबिनेट है
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल है। जैसे अगर हम लोकसभा की बात करें, पार्लियामेंट की बात करें, तो लोकसभा के लिए प्रति कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल है। इसी प्रिंसिपल को अगर हम एक्सटेंड करें तो यहाँ पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, तो दिल्ली की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? दिल्ली की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो ये जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, तो उसको अगर हम फर्दर एक्सटेंड करें तो दिल्ली में भी अप्लाई होगा। इसलिए जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनको वर्क करना चाहिए एज पर द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। स्टेटस ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ जो दिल्ली है वो एक स्पेशल स्टेटस है अगर हम कंपेयर करें दूसरे स्टेट से। इसी तरीके से जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली के, उनको हम कंपेयर नहीं कर सकते जो गवर्नर होते हैं स्टेट के इन जनरल। अगर कोई गवर्नर है राजस्थान का और कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली का, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। गवर्नर ऑफ स्टेट जो है वो अगेन कॉन्स्टिट्यूशन में उनके जो पावर्स हैं वो मेंशन्ड हैं, सारे एस्पेक्ट है। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऊपर ऐसा कोई स्पेशल चैप्टर नहीं है। वो सिर्फ क्या है, एक एडमिनिस्ट्रेटर है, वर्क करते हैं एज अ एडमिनिस्ट्रेटर कि किस तरीके से जो यूनियन टेरिटरी है उसको रन किया जा सके। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि आर्टिकल 239AA ये जो सेक्शन 3 है, इसका जो प्रोविजन है, तो वो भी क्या कह रहा है कि जो पार्लियामेंट के पास ये पावर है टू मेक लॉज फॉर नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर्स एनुमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये नहीं कहा कोर्ट ने कि पार्लियामेंट है उसके पास ऐसा कोई पावर नहीं कि वो स्टेट लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट मेंशन्ड है वो उन पर लॉ ना बनाए। एट द सेम टाइम द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली ऑल्सो हैज द पावर टू मेक लॉज ओवर ऑल दो सब्जेक्ट, है ना। मतलब जो सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट या फिर जो कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स मेंशन्ड है उस पर जो दिल्ली की गवर्नमेंट है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो भी लॉ बना सकती है, एक्सेप्ट जो 3 सब्जेक्ट हैं, पब्लिक ऑर्डर, जो पुलिस और जो लैंड, इन 3 सब्जेक्ट को छोड़ दें तो बाकी में जो है लॉ बनाए जा सकते हैं। तो ये भी क्या है कि जो इंटरफेरेंस है सेंटर का, उसको भी एक तरीके से बताया गया है कि अगर स्टेट अगर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है दिल्ली की, अगर वो कोई लॉ बना रही है ऐसे सब्जेक्ट में जो कि स्टेट या कॉन्करेंट लिस्ट में मेंशन है, तो वो गलत नहीं है। तो उसमें जो सेंटर वो इतना इंटरफेयर ना करे। अगेन जो ये जजमेंट है उसने इस चीज़ को एम्फसाइज किया है कि जो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनको वर्क करना है एज पर एड एंड एडवाइस, है ना, ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दिल्ली के। और साथ में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है इनके पास नहीं है कोई भी ऐसा इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर, इनको करना है वर्क एज पर एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। इस एस्पेक्ट की वजह से जो टसल है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है और जो दिल्ली के सीएम है उनके बीच, तो वो काफ़ी रिड्यूस होगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये जैसे ये लिखा हुआ है एनी मैटर एम्प्लॉयड इन द प्रोविजन टू क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 239AA कैन नॉट बी इन्फर टू मीन एवरी मैटर। मतलब कि ऐसा नहीं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हर एक मैटर में इंटरफेयर करें। ये जो प्रोविजन है इसको एक्सेप्शन केस में, कोई एक्सेप्शनल केस है वहीं पर यूज करना चाहिए जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनको, है ना। कोई ऐसे एक्सेप्शन सिचुएशन है तभी इस प्रोविजन का यूज करके इंटरफेयर करना चाहिए। इसको एज अ जनरल रूल की तरह नहीं यूज करना कि हर एक इशू में जो है इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो अगेन जो कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म है इसके खिलाफ है। कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस, कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस, ऑब्जेक्टिव एंड नर्चर्ड एंड कल्टिवेटेड आइडिया ऑफ रिस्पेक्ट फॉर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ये सारे प्रिंसिपल के खिलाफ है। कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म का मतलब है कि अगेन जो फेडरल प्रिंसिपल्स हैं, जैसे हमारा जो है कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म का एक मॉडल हम फॉलो करते हैं, कोलैबोरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। दूसरा यह है कि कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो गवर्नेंस कैरी आउट किया जाता है वो फॉलो करता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को, जो प्रिंसिपल मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में। और जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, क्योंकि दिल्ली और पुडुचेरी में लेजिस्लेटिव असेंबली है तो जो लोग हैं वो चुनते हैं, एमएलएस अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। तो जो गवर्नमेंट है वो भी क्या है, लोगों की गवर्नमेंट है, तो उनको भी मतलब जो गवर्नमेंट है उसको भी रेस्पेक्ट करने की जरूरत है। इसलिए लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये जो प्रोविजन है जहां पे एनी मैटर लिखा है उसको एवरी मैटर की तरह ट्रीट ना करे, है ना, और इस प्रोविजन को एक्सेप्शन केस में ही यूज करे। इंटरफेरेंस जो है कुछ एक्सेप्शनल केसेस में ही करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द की एरियाज ऑफ रिफॉर्म इफ द WTO हैज टू सर्वाइव इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट ऑफ ट्रेड वॉर, स्पेशली कीपिंग इन माइंड द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया।
तो जो ट्रेड वॉर चल रही है, ट्रेड वॉर मेनली यूएसए और चाइना के बीच जो ट्रेड वॉर चल रही है, इसको ध्यान में रखते हुए क्या रिफॉर्म्स डब्ल्यूटीओ में किए जाने चाहिए, जो कि अगेन इंडिया के इंटरेस्ट को भी ध्यान रख के जो आपको रिफॉर्म्स जो है वो सजेस्ट करने हैं। तो ये 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो अगर हम बात करें ट्रेड वॉर की, तो जैसे डब्ल्यूटीओ जब बना, तो डब्ल्यूटीओ का जो बनने का रीज़न है वो ये है कि जो ट्रेड हो कंट्रीज़ के बीच में, अलग अलग इकोनॉमीज़ के बीच में, वो काफ़ी स्मूथली हो। और इसके लिए क्या है कि जो टैरिफ बैरियर है, टैरिफ बैरियर और जो नॉन टैरिफ बैरियर है, इनको रेगुलेट करना ज़रूरी था। और इसी के लिए डब्ल्यूटीओ का इंपॉर्टेंस भी माना जाता है, क्योंकि डब्ल्यूटीओ के जो भी मेंबर्स हैं उनको जो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स है उनको एक लेवल तक रखना पड़ता है, जिससे कि इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड हो सके। अब यूएसए क्या कर रहा है, यूएसए अपने इंटरेस्ट के लिए वो ये डिसीजन ले रहा है कि हम जो टैरिफ रेट है वो बढ़ा देंगे अपने इंटरेस्ट के लिए। इसी को ध्यान में रखते हुए चाइना ने भी रिटेलिएट किया है और उसने भी कुछ चीज़ों के जो टैरिफ रेट हैं वो बढ़ा दिए हैं। अब ये जो ट्रेड वॉर हो रही है, इससे क्या है, क्योंकि दोनों बहुत मेजर इकोनॉमीज हैं वर्ल्ड की, और डॉलर की बात करें तो डॉलर एक बहुत इंपॉर्टेंट करेंसी है वर्ल्ड के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है कि जो वर्ल्ड लेवल में ट्रेड है वो अफेक्ट पड़ेगा। और इससे ये भी सामने आ रहा है कि अगर कोई कंट्री यूएसए या चाइना अपने डिस्क्रिशन के हिसाब से टैरिफ रेट ऐसे बढ़ाते हैं, तो फिर डब्ल्यूटीओ का क्या इंपॉर्टेंस है। डब्ल्यूटीओ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्मूथ ट्रेड हो अक्रॉस द वर्ल्ड। लेकिन अगर हर कंट्री अपनी इच्छा अनुसार अपने विम और फैंसिस के तहत जो है टैरिफ रेट बढ़ाती चली जाएगी, तो जो इंटरनेशनल लेवल में जो ट्रेड है वो अफेक्ट होगा। जो डेवलपिंग कंट्रीज है, इंडिया जैसी जो डेवलपिंग कंट्रीज है, वो अफेक्ट होंगी। इसलिए ये इशू भी काफी एराइज हो रहा है कि स्टेप लेने की जरूरत है। क्या स्टेप लेने की जरूरत है कि डब्ल्यूटीओ के अलग अलग एरियाज में वहां पे रिफॉर्म लाया जा सके, जिससे कि अलग अलग कंट्रीज की जो इंटरेस्ट है उसको ध्यान में रखा जाए। अब अगर हम यूएसए की बात करें, तो पहले यूएसए ने जो है टैरिफ बढ़ाया, कैसे, ऑन स्टील एंड एल्यूमिनियम अंडर सेक्शन 232 किस प्रोविजन के तहत, अंडर 1962 ट्रेड एक्ट। और इस एक्ट को यूज करके ये बोला गया कि इसलिए बढ़ाया गया है, किस लिए, टू प्रोटेक्ट यूएस इंडस्ट्री फॉर नेशनल सिक्योरिटी रीजन। एक ये पॉइंट दिया गया। फिर क्या, सेकेंड क्या, ऑन चाइनीज एक्सपोर्ट वाज ट्रिगर्ड अंडर सेक्शन 301 ऑफ 1974 ट्रेड एक्ट, यूनिलैटरल मेजर्स नॉट यूज्ड इन डिकेड्स। ये जो है एक्ट काफी टाइम से यूज भी नहीं हुआ। अब इसके तहत भी जो है कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए, कुछ टैरिफ में बदलाव लाए गए, और ये जो चेंजेस किए गए इससे जो बिजनेसमैन हैं उनके माइंड में भी काफी कंफ्यूजन है, और भी जो एस्पेक्ट है इंटरनेशनल जो ट्रेड से रिलेटेड है वो भी अफेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट जो ध्यान रखना है वो ये है कि इवन जो ट्रम्प जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रेसिडेंट है यूएसए के, जो उनके द्वारा जो कुछ बयान भी दिए जाते हैं वो इंडिया को भी थ्रेटन कर रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि इंडिया को जो एक्सपोर्ट सब्सिडीज जो इंडिया दे रहा है कुछ फार्म प्रोडक्ट्स में, जैसे कॉटन जैसी चीज़ों में, तो उसको रिड्यूस करना चाहिए, या दूसरे जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में जो इंडिया जो सब्सिडी प्रोवाइड कर रहा है तो उसको जो है उसको रिड्यूस करना चाहिए। तो ये भी अगेन यूएसए तो सिर्फ अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रख के ऐसे जो है स्टेटमेंट दे रहा है और ऐसे स्टेप्स ले रहा है। क्या है कि अगर डब्ल्यूटीओ ने सपोर्ट कर दिया यूएसए को कि यूएसए जो कर रहा है वो सही है, ठीक है, और डब्ल्यूटीओ ने इस चीज को सपोर्ट कर दिया, तो क्या दूसरी कंट्रीज भी यही करना स्टार्ट कर देंगी। दूसरी जो कंट्रीज हैं वो भी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी जो है वो अपनाना स्टार्ट कर देंगी, तो फिर डब्ल्यूटीओ का जो रेलेवेंस है वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। या फिर क्या है, इंडिया जैसी कंट्री या दूसरी जो कंट्रीज हैं वो डब्ल्यूटीओ में अपील करें और डब्ल्यूटीओ जजमेंट दे, यूएसए के जो स्टेप्स लिए गए यूएसए के द्वारा उसको नलीफाई करे। इसी के तहत कि ऐसे स्टेप्स जल्दी से जल्दी डब्ल्यूटीओ में लिए जा सके कि अगर कोई अपील करता है तो जो अपील है वो तुरंत सुनी जाए और तुरंत जजमेंट आए। तो इसके लिए आपके पास अलग अलग जैसे जो डब्ल्यूटीओ की डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम है
उसके तहत क्या है, जो मेंबर कंट्री हैं वो अपील करती हैं और फिर जो ये डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम है WTO का, उसके तहत फिर जजमेंट दिया जाता है, रूलिंग दी जाती है। अब प्रॉब्लम यह है कि इस रूलिंग में इतना टाइम लग जाता है, कभी 2 इयर्स लग जाता है, मिनिमम 2 इयर्स लग जाता है। अब 2 इयर्स तक जब तक रूलिंग का हम वेट करेंगे तब तक तो डैमेज ऑलरेडी हो चुका होगा। इसलिए रिफॉर्म के लिए ये कहा जा रहा है, कि इसमें ऐसे कुछ चेंजेस लाया जाए जिससे कि जो रूलिंग है वो तुरंत आए। और अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा कि जो कंट्रीज की अलग अलग, जैसे USA है या दूसरी जो मेजर पावर्स है, उनके जो विम और फैंसिस के तहत जो लोग स्टेप लेते हैं टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर को चेंज करने का इन द नेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी या दूसरे रीजन के लिए, तो उससे क्या है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो अफेक्ट होगा। तो एक रिफॉर्म की बात हो रही है, वो जो डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम है WTO का, उसका। नेक्स्ट जो पॉइंट ध्यान रखना वो ये है कि जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके कंसर्न को भी ध्यान रखना। इवन जो डेवलपिंग कंट्रीज, इंडिया जैसी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनके रिप्रेजेंटेशन को भी इंक्रीज करना WTO में, है ना। जैसे कई सारे इश्यूज हैं, दोहा इशू चल रहा है, रिडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर सब्सिडी से जो रिलेटेड है, और वो अगेन फूड सिक्योरिटी है। दूसरा जो स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म टू गार्ड अगेंस्ट द इम्पोर्ट्स है। अलग अलग ये जो इश्यूज हैं जो कि डेवलपिंग कंट्रीज को अफेक्ट कर रहे हैं, इनसे रिलेटेड भी जो WTO है उसको स्टेप्स लेने चाहिए, जिससे कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज का जो ट्रस्ट है WTO पे वो मेंटेन रहे। क्योंकि जो डेवलप्ड वर्ल्ड है वो तो ऐसे इश्यूज में इंटरेस्ट नहीं लेगा, क्योंकि उनके लिए इतने इंपॉर्टेंट इश्यूज नहीं है। इसलिए क्या है कि WTO को ही स्टेप लेना पड़ेगा। तो इस एरिया में भी रिफॉर्म की जरूरत है, जहां पे जो डेवलपिंग वर्ल्ड है उसकी वॉइस भी सुनी जाए। तो अगर दो रिफॉर्म एरिया की बात करें, पहला है डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम और दूसरा है जो नेगोशिएशन है, अलग अलग तरीके की जो नेगोशिएशन है। तो इस एरिया में तो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, लेकिन अगेन डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम पे भी जो है यहाँ भी स्टेप लेने की जरूरत है, यहाँ भी रिफॉर्म लाने की जरूरत है। अब इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि WTO इंटरफेयर करे, क्योंकि जो इंटरनेशनल ट्रेड है अगर वो इफेक्ट होगा तो इंडिया के लिए ये सही नहीं है। इसलिए सही नहीं कि मोर देन 40% ऑफ आवर इकोनॉमी इज एक्सपोज टू इंटरनेशनल ट्रेड। और अगर हमें डबल डिजिट ग्रोथ चाहिए तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो ये एक्सटर्नल ट्रेड है, जैसे हम कई सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, तो जो इंटरनेशनल मार्केट है हमारे लिए, हम उसको एक्सप्लोर कर सकें। अब हम जो है इंटरनेशनल मार्केट को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, इसके लिए जो इंटरनेशनल ट्रेड सिस्टम है वो भी इतना ज़्यादा अफेक्ट ना हो। इतना ज़्यादा अगर अफेक्ट होगा तो जो ट्रेड है वो अफेक्ट होगा। अगर ट्रेड अफेक्ट होगा इंडिया का तो इससे इंडिया की जो ग्रोथ है वो भी अफेक्ट होगी। तो इसके तहत जो कई सारे रिफॉर्म्स हैं वो WTO में होने चाहिए, जिससे कि डेवलपिंग वर्ल्ड के इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया को जो अलग अलग जो WTO के मेंबर्स है, इवन जो USA है, उनसे ये अपील करना चाहिए जिससे कि जो सिस्टमिक रिफॉर्म है WTO में वो किए जा सकें। और इसी के तहत जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं सुरेश प्रभु, उन्होंने क्या किया है कि मिनी मिनिस्ट्रियल एक कॉन्फ्रेंस WTO मेंबर्स की रखी थी न्यू दिल्ली में, जिससे कि कई सारे जो ये इश्यूज हैं उनको डिस्कस किया जाए। और जिनीवा में जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होनी है इस साल, उसमें भी फिर ये जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज हैं उनको डिस्कस किया जा सके। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रख के जो है अपना आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियाज रिलेशन विथ इजराइल हैव ऑफ लेट एक्वायर्ड अ डेप्थ एंड डाइवर्सिटी विच कैन नॉट बी रोल्ड बैक। इसको आपको डिस्कस करना है, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। तो रिलेशन इन अ वैरायटी ऑफ सेक्टर्स बिटवीन द टू कंट्रीज हैव बीन एक्सपेंडिंग इन अ रोबस्ट मैनर सिंस डिप्लोमेटिक टाइज वर एस्टैब्लिश्ड 25 ईयर्स एगो। तो 25 साल पहले दोनों इंडिया और इजराइल के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो एस्टैब्लिश हुए। इसके बाद से क्या हुआ कि क्योंकि जो हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल पे, जैसे जो प्रेसिडेंट है या जो प्राइम मिनिस्टर लेवल की जो विजिट है वो काफ़ी कम हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल देखें कि ओनली प्रेसिडेंशियल विजिट फ्रॉम इजराइल वाज दिस, ये कौन थे, विजमैन इन 1997। और फिर जो PM थे शरॉन, उन्होंने 2003 में विजिट किया था। और उसके बाद फिर जो नेतन्याहू है उन्होंने विजिट किया। तो जो हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल पे जो विजिट है वो इतनी ज़्यादा नहीं थी। इसलिए काफ़ी सारा इंटरनेशनल लेवल पे ये प्रेडिक्शन था कि इंडिया और इजराइल के बीच जो रिलेशन है वो इतना अच्छा नहीं है। मतलब यहाँ पे अच्छा नहीं का ये मतलब ये है कि सामने प्रेजेंट नहीं किया जाता। ऑल्दो ये कहा जाता है कि बैक ऑफ द कर्टेन इंडिया और इजराइल के बीच अच्छा रिलेशन है।
अब क्या है कि ये जो मीटिंग हुई है, जो नेतन्याहू जो प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के, जब वो इंडिया अभी हाल ही में आए तो वो 6 डे तक रुके। इन जनरल अगर किसी जो हेड ऑफ द स्टेट है उसको रुकना है और अपनी जो फ्रेंडलीस्ट कंट्री है वहाँ पे अगर कोई विजिट कर रहा है तो भी मैक्सिमम 3 to 4 डेज रुकते हैं, लेकिन वो 6 डेज तक रुके। और इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने अपना काफ़ी टाइम दिया, एफर्ट दिए, एनर्जी दिया और इंडिया के लिए कमिटमेंट दिया। और ये सारी चीज़ें ये दिखा रही हैं कि इजराइल जो है इंडिया को काफ़ी इंपॉर्टेंस देता है। और साथ में ये हाईएस्ट लेवल की जो पॉलिटिकल मीटिंग हुई है, पॉलिटिकल हाईएस्ट लेवल के जो पॉलिटिकल लीडर आपस में जब मीट करते हैं तो ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये मैसेज देता है कि इंडिया और इजराइल एक अच्छा रिलेशन इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। और नेक्स्ट ये है कि ये जो विजिट हुई है वो विद इन 6 मंथ जो है 6 मंथ के आसपास ही, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे इजराइल जुलाई 2017 में और उससे कुल 6 मंथ के आसपास जो है वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया आके विजिट किया उन्होंने। जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है उनका जो विजिट है वो मार्क कर रही है क्या, 25th एनिवर्सरी ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन हैज हेंस विटनेस्ड बोथ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट विजिटिंग ईच अदर टू प्रोवाइड अ सिग्निफिकेंट इम्पेटस टू बायलैटरल पार्टनरशिप, बायलैटरल रिलेशनशिप आपस में इंप्रूव करने की बात चल रही है। अब यहाँ जो अगेन जो पॉइंट जो ध्यान रखना है, इट वाज अर्लियर सेड दैट इंडिया ट्रीट्स इजराइल एज अ मिस्ट्रेस। क्यों ऐसा क्योंकि इट इज हैप्पी टू हैव एन अफेयर बिहाइंड द कर्टन्स विद इट बट इट इज नॉट प्रिपेयर टू एक्नॉलेज दिस रिलेशनशिप इन द ओपन। ये कहा जाता है कि जो इंडिया और इजराइल है उनके बीच जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छा है बिहाइंड द कर्टन, लेकिन उनके बीच कितना अच्छा रिलेशन है वो इन ओपन जो है वो कन्वे नहीं किया जाता, लेकिन इस मीटिंग के बाद ये कन्वे हो गया है इंटरनेशनल कम्युनिटी में। अब जब ये विजिट स्टार्ट हुई है उससे पहले ही कई सारे जो ओपिनियन दिए जा रहे थे वो ये ओपिनियन दिए जा रहे थे कि इंडिया जो है इजराइल को इतना सपोर्ट नहीं करेगा। ये मेनली इसलिए है क्योंकि इंडिया फिलिस्तीन की जो कॉज है उसको रिकॉग्नाइज करता है। अगर इजराइल को इतना सपोर्ट इंडिया करता है तो इंडिया की जैसे जो वेस्ट एशिया रीजन है वहाँ पे इंडिया के इंटरेस्ट हैम्पर हो सकते हैं। अरब वर्ल्ड में जो इंडिया के इंटरेस्ट हैम्पर हो सकते हैं, जैसे इंडिया ऑयल वहाँ से इंपोर्ट करता है, डायस्पोरा रहते हैं हमारे और ये डायस्पोरा रेमिटेंसेस सेंड करते हैं इंडिया में, जो कि इंडिया की इकोनॉमी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो इंडिया अगर इजराइल की तरफ इंक्लिनेशन शो करता है तो ये सारे एस्पेक्ट अफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि जो वेस्ट एशियन कंट्रीज है वो नाराज हो जाएंगे इस चीज़ से, क्योंकि वो ये जानती हैं कि जो फिलिस्तीन का जो रीजन है इजराइल ने इलीगली ऑक्यूपाइड किया है, ऐसा उनका मानना है। तो इस वजह से इंडिया को बहुत ही बैलेंस बना के चलने की जरूरत है। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर हम इजराइल की बात करें तो जो लोग हैं वो ये भी कहते हैं कि क्योंकि यूनाइटेड नेशन में जो इंडिया है, इंडिया ने जो रिजोल्यूशन है टू डेजिग्नेट जेरूसलम एज अ कैपिटल ऑफ इजराइल, ये जो रिजोल्यूशन है इसके खिलाफ वोट किया था, इसलिए ये कहा जा रहा है कि इंडिया इजराइल के इंटरेस्ट को भी ध्यान नहीं रख रहा, इतना इंपॉर्टेंस भी इजराइल को नहीं दे रहा है। लेकिन जो नेतन्याहू है उन्होंने कहा कि भले इंडिया ने यूनाइटेड नेशन में वोट नहीं दिया है, लेकिन ये एस्पेक्ट हमारे रिलेशन को खराब नहीं करेगा। दूसरा अगर हम पॉइंट देखें, इजराइल हैज इमर्ज्ड एज अ थर्ड लार्जेस्ट सप्लाई ऑफ सोफिस्टिकेटेड डिफेंस इक्विपमेंट का सप्लाई करना। इनोवेशन इज अ सेक्टर जहाँ पे इजराइल का काफ़ी ज़्यादा जो है एक्सपर्टीज़ है वो हेल्प कर सकता है, हमारे जो स्टार्टअप पॉलिसीज़ हैं उसमें हेल्प कर सकता है। दूसरे एस्पेक्ट जैसे वाटर मैनेजमेंट में, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा में भी इजराइल हेल्प कर सकता है। इसके अलावा भी कई सारे जो एग्रीमेंट्स है वो साइन हुए अलग अलग एरियाज से रिलेटेड, साइबर सिक्योरिटी है, मेटल बैटरीज है, ऑयल एंड गैस है, फिल्म्स प्रोडक्शन है, स्पेस है, सोलर थर्मल टेक्नोलॉजीज है, अलग अलग एग्रीमेंट साइन हुए। अलग अलग जो एरियाज हैं, डाइवर्सिफाइड एरियाज हैं, उनसे रिलेटेड एग्रीमेंट्स भी साइन हुए। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो कल्चरल कनेक्शन है, पीपल टू पीपल जो कांटेक्ट है, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज में जो ज्यूज एट्रोसिटीज जो फेस कर रहे थे उसके विपरीत जब वो इंडिया में आके रहे तो उनको वेलकम किया गया। और इस वजह से क्या है कि इजराइल में जो लोग हैं वो इंडिया के प्रति काफ़ी रिस्पेक्ट भी रखते हैं। तो ये पॉइंट भी पीपल टू पीपल कांटेक्ट को मेंटेन करने में काफ़ी हेल्प कर रहा है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको मेंशन करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ नंबर ऑफ आउटसाइड पावर्स हैव एंट्रेंच्ड देमसेल्फ इन सेंट्रल एशिया विच इज अ जोन ऑफ इंटरेस्ट टू इंडिया, डिस्कस द इम्प्लीकेशन इन दिस कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया ज्वाइनिंग द अस्कबात एग्रीमेंट। अब ये क्वेश्चन जो है अगेन 10 मार्क्स का है, तो यहाँ तो पहले तो मैप बना के हमें शो करना है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ जो कॉरिडोर है वो बनाना है, जो ये जो अस्कबात एग्रीमेंट है उससे रिलेटेड जो कंट्रीज हैं उनको भी शो करना है मैप में। साथ में जो बेनिफिट है इंडिया के लिए वो कौन कौन से बेनिफिट है वो भी मैप के थ्रू शो किया जा सकता है। अब अगर हम आउटसाइड पावर की बात करें तो मेनली यूएसए है, चाइना है, रशिया है, इनका इंटरफेरेंस इस रीजन में काफ़ी इंक्रीज हो गया है, इन्फ्लुएंस भी इस रीजन में काफ़ी इंक्रीज हो गया है। अब इंडिया का भी इंटरेस्ट है, इंडिया भी हाल ही में SCO जो संघाई को जो कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन उसका वो मेंबर बना है, तो इंडिया को भी अपने इंटरेस्ट का ध्यान रखना है। जैसे यहाँ से यूरेनियम है या दूसरे जो एनर्जी रिसोर्सेस हैं, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस हैं, वो उसके जो रॉ मटेरियल है वो लेना, या फिर जो मार्केट है, क्योंकि ये ह्यूज मार्केट भी है सेंट्रल एशिया, तो यहाँ के मार्केट को एक्सप्लोर करना। अब इसके कंटेक्स्ट में अगर हम देखें कि जो अस्कबात एग्रीमेंट है वो कैसे हेल्प कर सकता है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो है आपको आंसर लिखना है। तो जो अस्कबात एग्रीमेंट है वो कब आया, फोर्स में कब आया, इन अप्रैल 2016। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एनहांस कनेक्टिविटी विद इन द यूरेशियन रीजन एंड सिंक्रोनाइज इट विद अदर रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स इंक्लूडिंग इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। नेक्स्ट है कि मार्च 23, 2016 में इंडिया ने ये कन्वे किया कि वो इस एग्रीमेंट का पार्ट बनना चाहते हैं, और फिर फरवरी 2018 में 1 फरवरी 2018 में कन्वे किया गया कि वो इसका पार्ट बन गए हैं। तो अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट जो ध्यान रखना है वो ये है कि इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द ऑपरेशन ऑफ मल्टीपर्पज टर्मिनल एट चाबहार, जो कि ईरान में लोकेटेड है, इंक्लूडिंग इंडियाज प्लान टू बिल्ड अ 10 किलोमीटर नॉर्थ साउथ रेलवे फ्रॉम चाबहार टू Chedan couldn't have been realized unless India joined a Central Asian led transport mechanism। अब ये जो चाबहार पोर्ट है जो कि अगेन ईरान में लोकेटेड है। अब यहाँ से अगर इंडिया को जो है ये जो रेलवे नेटवर्क कितने किलोमीटर की डालना, 610 चाबहार से जहदन तक है ना, जहडन तक, तो ये बिना अगर इंडिया ने इस अरेंजमेंट को अपनाया नहीं होता तो ये इतना यूजफुल नहीं होता, क्योंकि इस अरेंजमेंट को डालने के बाद इंडिया जो है इस एग्रीमेंट को यूज करके इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है उसको यूज करके जो है सेंट्रल एशिया तक पहुंच सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए भी। साथ में क्या है कि कनेक्टिंग टू अफगानिस्तान वाया चाबहार हैज बीन एसेंशियल फॉर इंडिया एज इट हैज ऑलरेडी सेंट शिपमेंट ऑफ व्हीट टू अफगानिस्तान थ्रू चाबहार पोर्ट। तो चाबहार से कनेक्टिविटी भी इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान की जो डिपेंडेंसी है पाकिस्तान के कराची पोर्ट में वो भी रिड्यूस हो जाएगी। अब अफगानिस्तान जो चाबहार पोर्ट है ईरान का उसको यूज कर सकता है। तो इससे क्या है, इंडिया के पास एक डिप्लोमेटिक एडवांटेज भी हो गया, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जिसकी वजह से इंडिया जो है सेंट्रल एशिया को एक्सेस नहीं कर पा रहा है। अब इसको अगर देखें, जैसे इंडिया ये इंडिया है, यहाँ पे पाकिस्तान है। अब इंडिया क्या है, इसको पाकिस्तान को बाईपास करके चाबहार पोर्ट को यूज करके सेंट्रल एशिया जो रीजन है वहां जा सकता है। तो इसलिए ये जो एग्रीमेंट है उसके बाद एग्रीमेंट इसके लिए काफी इस चीज में हेल्प करेगा। इसके अलावा अगर हम देखें कि ये इंडिया को एनेबल करेगा टू यूटिलाइज द एग्जिस्टिंग ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर जो अगेन इस एग्रीमेंट के तहत है, और टू फैसिलिटेट ट्रेड एंड कमर्शियल इंटरेक्शन विद यूरेशियन रीजन, जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं और जो वेस्टर्न या जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, उनसे जो एक ट्रेड रिलेशन डेवलप करने के लिए भी हेल्प मिलेगा। इंडिया इनकी मार्केट्स को एक्सप्लोर कर सकता है। इन जनरल अगर हम देखें, ज्वाइनिंग द अस्कबात एग्रीमेंट वुड मेक इट इजियर फॉर इंडिया टू रीच आउट टू सेंट्रल एशिया तक पहुंचने की बात है, विच हाउसेज स्ट्रेटेजिक एंड हाई वैल्यू मिनरल्स लाइक है ना, यूरेनियम है, कॉपर है, टाइटेनियम है, येलो फॉस्फोरस है, आयरन ओर है, अलग अलग जो ये जिंक, कोकिंग कोल, अलग अलग ये जो रिसोर्सेस है इंडिया इनको एक्सेस कर सकता है। इवन कजाकिस्तान की अगर हम बात करें, वही सिर्फ जो है अपने नॉन ऑयल एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना चाह रहा है बाय 50% बाय 2025। तो अगर ये कनेक्टिविटी होगी तो कजाकिस्तान इंडिया को भी एक्सपोर्ट कर सकता है ये सारी चीजें, तो इंडिया के लिए भी काफी बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिटीजन चार्टर इज एन आइडियल इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी बट इट हैज इट्स ओन लिमिटेशंस, आइडेंटिफाई द लिमिटेशन एंड सजेस्ट मेजर्स फॉर ग्रेटर इफेक्टिवनेस ऑफ सिटीजन चार्टर। तो सिटीजन चार्टर को अगर हमें समझना है तो सिंपल सा क्या है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी मिनिस्ट्री में सिटीजन चार्टर होता है।
अब ये जो सिटीजन चार्टर होता है, इसमें क्या क्या होता है कि क्या क्या सर्विसेज ऑफर्ड हो रही हैं, सर्विसेज वो मेंशन होंगी, ग्रीवेंस रिड्रेसल के क्या मैकेनिज्म है, स्टैंडर्ड ऑफ सर्विसेज जो है क्या होंगी, ये सारे एस्पेक्ट सिटीजन चार्टर में मेंशन्ड होते हैं। अब प्रश्न ये पूछ रहा है कि सिटीजन चार्टर आपको कैसे जो ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी में हेल्प करेगा, क्या लिमिटेशंस है और उसे कैसे इफेक्टिव बनाया जा सकता है। तो सिटीजन चार्टर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विसेज, क्योंकि सिटीजन चार्टर को पढ़ के जो लोग हैं उनको ये पता चल जाएगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। दिस इज डन बाय letting people know the mandate of concerned ministry, department, organization, how one can get in touch with its official, what to expect by way of services and how to seek a remedy if something goes wrong। तो ये तीनों पॉइंट जो है सिटीजन चार्टर में इंक्लूड होते हैं। सिटीजन चार्टर जो है does not by itself create a new legal right, ये कोई लीगल राइट नहीं बनाता, लेकिन but it surely helps in enforcing existing right, जैसे अगेन जैसे फॉर एग्जांपल राइट टू इंफॉर्मेशन जैसे जो राइट्स है उनको एनफोर्स करने में काफ़ी हेल्प भी करता है। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ सिटीजन चार्टर इज टू एम्पावर द सिटीजन इन रिलेशन टू पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी, पब्लिक सर्विस डिलीवरी भी इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। जो प्रिंसिपल्स हैं सिटीजन चार्टर के, क्वालिटी, इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ सर्विस, सर्विस की क्वालिटी इंप्रूव करना, चॉइस वेर एवर पॉसिबल, लोगों के पास चॉइस भी होना चाहिए, स्टैंडर्ड्स, स्पेसिफाई व्हाट टू एक्सपेक्ट एंड हाउ टू एक्ट इफ स्टैंडर्ड्स आर नॉट मेट। नेक्स्ट, वैल्यू फॉर द टैक्स पेयर्स मनी, क्योंकि अगर अगेन जो सर्विसेज हैं वो इंप्रूव होती हैं तो इससे क्या है, टैक्स पेयर मनी भी बचेगी। अकाउंटेबिलिटी, इंडिविजुअल्स का भी जो काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में और ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, और फिर ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि रूल्स, प्रोसीजर, स्कीम्स, ग्रीवेंसेस ये सारे मेंशन होते हैं जो सिटीजन चार्टर है उसमें। जैसे फॉर एग्जांपल क्या क्या है, स्टैंडर्ड्स को सेट करना, बी ओपन एंड प्रोवाइड फुल इंफॉर्मेशन, कंसल्ट एंड इन्वॉल्व, इनकरेज एक्सेस एंड प्रमोशन ऑफ चॉइस, ट्रीट ऑल फेयरली, पुट थिंग्स राइट व्हेन दे गो रॉन्ग, यूज रिसोर्सेज इफेक्टिवली, इनोवेट एंड इम्प्रूव, वर्क विद अदर प्रोवाइडेड। तो ये सारे भी एस्पेक्ट है रिलेटिंग टू सिटीजन चार्टर जो कि प्रमोट करते हैं ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। इसके अलावा हम देखें कि जो वीकनेसेस हैं क्या क्या है, पुअर डिजाइन एंड वीक कंटेंट, कंटेंट भी है। अब कोई गरीब है, अब वो सिटीजन चार्टर कैसे पढ़ेगा, वो तो नहीं पढ़ेगा, उसे अगर सिटीजन चार्टर इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है और उसका जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, तो ऐसी सिचुएशन में इनफेक्टिव हो जाएगा। नो मेंशन ऑफ सिटीजन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिटीजन्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनसे क्या एक्सपेक्टेड है वो मेंशन नहीं है। एब्सेंस ऑफ पेनल प्रोविजन इन केस ऑफ नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ चार्टर, अगर कोई इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन ये जो चार्टर है इसको इंप्लीमेंट करने के लिए प्रयास नहीं कर रहा तो फिर क्या उसके लिए रेमेडी है। जनरल एटीट्यूड इज दैट सिटीजन चार्टर्स आर डायरेक्टेड फ्रॉम टॉप, ये भी गलत है। नो ट्रेनिंग हैज बीन प्रोवाइडेड टू स्टाफ, स्टाफ को भी कोई ट्रेनिंग नहीं। ट्रांसफर ऑफ स्टाफ एट क्रूशियल स्टेज ऑफ चार्टर फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंटेशन, जो इन्वॉल्व होते हैं चार्टर फॉर्मुलेट करने में या इम्प्लीमेंट करने में उनका ट्रांसफर हो जाना। स्टैंडर्ड ऑफ सर्विसेज, सर्विस डिलीवरी मार्क्ड इन चार्टर्स आर आइदर टू लैक्स और टू हाई, बहुत कम भी हो सकता बहुत ज़्यादा भी हो जाएगा कि स्टैंडर्ड ही इतनी आइडियल बना दी जिसका अचीव करना मुश्किल है। सम चार्टर्स आर टू डिटेल्ड एंड सम आर टू ब्रीफ, कुछ तो इतनी डिटेल्ड हैं और कुछ एकदम एक दो लाइन में लिख दिया गया है, दोनों ही गलत हैं। ट्रेडिशनल कल्चर ऑफ सेक्रेसी, सेक्रेसी भी मेंटेन रखना जो मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट में, तो इस तरीके से फिर सिटीजन चार्टर ही बनाया जाता है या सेक्रेसी के प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए। लेस बजटरी सपोर्ट, फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी कि सिटीजन चार्टर को मेंटेन करना और उसको प्रिपेयर करना, उसके लिए जो बजटरी सपोर्ट चाहिए वो ना मिलना। इनएडिक्वेट ग्राउंड वर्क बाय गवर्नमेंट एजेंसी फॉर मेकिंग सिटीजन चार्टर, इन मोस्ट केसेज दे हैड डन जस्ट फॉर्म फिलिंग एक्सरसाइज एज ऑब्जर्व बाय पब्लिक अकाउंट कमिटी। तो जो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं उनको प्रयास करना कि सिटीजन चार्टर कैसे बनाया जाए तो वो भी नहीं किया जाता। चार्टर्स आर रेयरली अपडेटेड अकॉर्डिंग टू चेंजिंग नीड्स एंड टेक्नोलॉजी, अपडेट भी नहीं किया जा रहा है। देयर रेजिस्टेंस टू चेंज विद इन ब्यूरोक्रेसी इटसेल्फ विच वाज गिवन द टास्क फॉर डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। जो ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व है सिटीजन चार्टर को इम्प्लीमेंट करने में, फॉर्मुलेट करने में, तो उसके अंदर ही जो है वो बदलना ही नहीं चाह रही है। तो अब भले सिटीजन चार्टर है लेकिन जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वही नहीं बदलने को तैयार, तो फिर चीज़ें कैसे इम्प्लीमेंट होगी। अब इसके लिए क्या करने की ज़रूरत है, जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं उनसे कंसल्ट करो। ओरिएंटेशन ट्रेनिंग टू स्टाफ को ट्रेनिंग देना
पब्लिसिटी कैंपेन जिससे लोगों को पता चले, क्रिएशन ऑफ डेटा बेस्ड ऑन कंज्यूमर ग्रीवेंसेस, जिससे क्या है कि जो लोगों की ग्रीवेंसेस हैं किस किस एरिया में ग्रीवेंसेस है उस एरिया में वर्क कर पाएँ, रेप्लिकेशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस, अलग अलग अगर स्टेट या किसी डिपार्टमेंट या अलग कंट्री में कोई बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं तो उसको फॉलो करना, बजट जो है वो प्रोवाइड करना। सिटीजन चार्टर आर वॉलंटियर स्कीम सच एज दे आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल ऑन पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, इट शुड मेड लीगली बाइंडिंग, इसको भी लीगली बाइंडिंग बनाने की जरूरत है। इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री शुड प्रीसीड चार्टर फॉर्मुलेशन, चार्टर फॉर्मुलेशन को भी इंपॉर्टेंस देना बाय द डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्रीज। नेक्स्ट है कि देयर इज अ नीड टू अंडरस्टैंड दैट वन साइज डज नॉट फिट ऑल एंड ईच लोकल कंडीशन एंड स्टेक होल्डर रिक्वायर डिफरेंट चार्टर्स। तो जो लोकल कंडीशंस हैं, अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको ध्यान में रख के सिटीजन चार्टर बनाना चाहिए। सिविल सोसाइटी और जो एनजीओ है नीड टू बी इंक्लूडेड इन फॉर्मुलेशन ऑफ चार्टर, तो सारे स्टेक होल्डर्स जो है उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए। ग्रीवेंस प्रोसीजर एंड मॉनिटरिंग नीड टू बी डेवलप्ड, कि किस तरीके से ग्रीवेंस लोगों का एड्रेस होगा, तो उससे भी रिलेटेड जो प्रोसीजर्स है उसको बनाना। जो ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट है उसको बदलना। चार्टर्स नीड टू बी मेड मोर एक्सप्लिसिट एंड फोर्थकमिंग इन स्पेसिफाइंग कमिटमेंट्स एंड ऑफरिंग मैकेनिज्म एंड प्रोसीजर टू एंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ कमिटमेंट इफ दीज वेयर टू बी रियलाइज्ड एंड द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चेंज टू मेक इट मोर सिटीजन सेंटरिंग। तो मेनली क्या है कि ये भी प्रयास करना चाहिए कि जो सिटीजन चार्टर बना है पहले तो वो जो नीड है, लोकल कंडीशंस है, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, और जो इम्प्लीमेंटेशन है उसका प्रॉपर जो है वो मॉनिटर करने की ज़रूरत है, और जो सिटीजन चार्टर है वो भी एक तरीके से सिटीजन सेंट्रिक होना चाहिए। तो ये सारे जो स्टेप्स हैं वो लिए जाएंगे तो जो चार्टर है वो चार्टर ज़्यादा इफेक्टिव, जो सिटीजन चार्टर है वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। अब देखिए ये जो पेपर है, अगर हमने अभी 9 to 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम दूसरे जो अदर क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे, लेकिन जो पॉइंट सामने आ रहे हैं वो ये है कि आपको सिर्फ 3 सोर्सेस पढ़ने हैं। पहले जो है लक्ष्मीकांत जो है हमें सबको पता है, लेकिन उसको ढंग से पढ़ना, एक एक पॉइंट को पढ़ना, एक ही बुक को कम से कम 50 टाइम्स 60 टाइम्स इसको आप पढ़िए, ये पॉलिटी से रिलेटेड है। दूसरी एक बुक है लक्ष्मीकांत की जो कि अगेन रिलेटेड है गवर्नेंस इन इंडिया, उसको भी पढ़ना। कई सारे ऐसे टॉपिक है, क्योंकि ये पॉलिटी से रिलेटेड है, गवर्नेंस से रिलेटेड भी कई सारे टॉपिक्स होते हैं, तो वो इस बुक में नहीं मेंशन्ड है। तो गवर्नेंस से रिलेटेड टॉपिक जो कवर किया गया लक्ष्मीकांत बुक में, दूसरी बुक में, तो उसको भी पढ़ लेना। और तीसरा जो सोर्स है वो है ARC रिपोर्ट, सारी रिपोर्ट्स नहीं पढ़ने, कुछ रिपोर्ट्स है वो हमें पढ़नी है। अगर ये 3 सोर्स हमने पढ़ लिए और प्लस IR हमने कर लिया, और कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स है, जैसे सोशल कैपिटल ही है, तो सोशल कैपिटल बेसिकली ARC की एक रिपोर्ट है, तो उससे पढ़ लिया, उसके कुछ सिनॉप्सिस टाइप नोट्स बना लिए। तो अगर हमने एक बार ये सारी चीज़ें कर ली तो सिर्फ इस जो है आंसर लिखना है उसको उस पर ही हमें प्रयासरत होना चाहिए, और फिर हम अच्छे मार्क्स कर सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने GS पेपर 2 डिस्कस किया, ये पार्ट 1 है। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।